डियर स्टूडेंट्स, रात बोरा आपके लिए विद्युतीय का प्रोडक्शन पार्ट। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर प्लान पढ़ेंगे आगे। अपन आज पढ़ेंगे गुलाम्स का नियम। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन विद्युत क्षेत्र के बारे में। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन गाउस का नियम। तो गुलाम का नियम समझने के पहले आपको पहले आवेश की अवधारणा मैंने समझा दी थी। आवेश क्या होता है, आवेश का गुणधर्म, आवेश के बारे में आप परिचित हो। अब मैं आगे गुलाम का नियम। गुलाम का नियम अपन क्या पढ़ेंगे? गुलाम का कूलम्ब्स लॉ। तो अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी प्रोडक्शन गुलाम का नियम के बाद में इसके कथन पे जाएंगे, कुछ गणितीय व्यंजक को स्थापित करेंगे और फिर गुलाम नियम की कुछ कमियां रह गई थी डिस्कस करेंगे। फिर अपन बात करेंगे, तुलना कर लेंगे अपन गुरुत्वाकर्षण के नियम और उसमें क्या समानता और असमानता। फिर अपन इसके वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे और इसके अलावा जो भी कुछ चीजें हैं इससे रिमेनिंग वो पढ़ेंगे। और लास्ट में पर बेस्ड जो अलग अलग तरह के क्लिनिकल प्रश्न है जो आपके एग्जाम में केवल आते हैं, क्या कंसेप्ट हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की। प्रो पार्ट में अपन को क्या बताना। सबसे पहले आपको ये बताना है कि भाई गुलाम का नियम किसकी इंफॉर्मेशन देता है। गुलाम का नियम अपन को आवेशों के फ्रैक्शंस इंफॉर्मेशन और अपन को विद्युत बल की जानकारी। अब ये गुलाम का नियम किस तरह से आया, किसने इसको दिया, ये भी थोड़ा जानना जरूरी है। इसके लिए मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा था न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो उससे इसको अपन को कंपेयर करना पड़ेगा। गुलाम ने भी उसी से इन्फ्लुएंस होकर बनाया था और उसने इसका प्रायोगिक सत्यापन किया। इसका क्या किया था? प्रायोगिक सत्यापन किया। यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि गुलाम ने किसकी सहायता से इसका प्रायोगिक सत्यापन किया था। तो आपको याद रखना है, तो गुलाम ने इसका एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन किया था, तो अपन कहते हैं प्रायोगिक सत्यापन, वो किया था टॉर्जन बैलेंस के साथ किया था। टॉर्जन बैलेंस ये आपको पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखें। क्वेश्चन बन सकता है। साथ किया था टॉर्जन बैलेंस, जिसको एंथन तुला या बरूडी तुला। और फिर बाद में ये हो गया कि गुलाम का जो नियम है वो मैकेनिक्स में न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के तुल्य है। ये भी एक प्रश्न बनता है, इसके तुल्य है। ये जो एनालॉग है न्यूटन के यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के ये बराबर है। इससे मतलब अपने ये कह सकते हैं कि जो आवेश है वो आपका जो चार्ज है क्यू, वो यांत्रिकी में जो आपका मास है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट भौतिक राशि है। तो भी एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है और अपन इनकी चर्चा पहले कर चुके हैं कि आवेश और द्रव्यमान में क्या समानता और क्या असमानता होती है। तो वो पॉइंट यहाँ पर अपना बेसिक है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये बताना कि कूलॉम का नियम के स्थिर विद्युत में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है उसकी जानकारी देता है, आवेशों फ्रैक्शंस की जानकारी देता है। और इसका प्रायोगिक सत्यापन गुलाम ने किया था 1785 में। और किसकी सहायता से किया था? टॉर्जन बैलेंस की सहायता से किया था और उसने इसको एनालॉग माना। ये सबसे पहले आपको बताना। फिर अपन आते हैं इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट के बारे में। गुलाम का नियम का कथन क्या है, गुलाम नियम किस तरह से अपन स्टेटमेंट देते। गुलाम ने क्या किया, जो प्रयोग किया था, उस प्रयोग में उसने क्या किया था कि दो स्मॉल स्फीयर लिए थे उसने, चार्ज छोटे, और दूसरा चार्ज क्या था, और दोनों को आर दूरी पे रख दिया। उसने देखा कि यहाँ प्रायोगिक सत्यापन किया था, उसने जो ये छोटे छोटे चार्जेस थे, स्मॉल स्फीयर्स थे, उसको उसने पास में ला के देखा। फिर उसने इसको दूर ले जाके देखा, पहले पास लाया फिर दूर ले गया, तो उसको फोर्स में परिवर्तन लगा। फिर उसने देखा कि अगर इन ये जो आवेश है इनकी अपन की जो इसका मैग्नीट्यूड है उसका मान बढ़ा के देखे तो भी उसको बल का कुछ अलग अलग लगा। उसने कुछ इसके आधार पर एक अपना कथन दिया था कि दो दो स्थिर बिंदुवत आवेश, मैं इस कथन की बात करता हूँ, दो स्थिर, ध्यान रखना आप यहाँ पर, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि अपने आवेशों के गुणधर्म में पढ़ा है कि समान जो एक जैसे चार्ज होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं,
और असमान एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो आप यहाँ पर जो ये चार्ज है, इनकी कुछ भी प्रकृति हो सकती है, ये समान भी हो सकता है, या असमान भी हो सकता है। उसने कहा था कि दो स्थिर बिंदुवत अवयवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है, वो इन दोनों के अवयवों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। पहला इसके कथन से क्या आया कि F जो होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1Q2। जहाँ पर ये जो आवेश क्या है वो स्थिर है, ये बहुत ध्यान रखना आपको। और दूसरी बात क्या है, ये बिंदुवत है, पॉइंट चार्ज है, बिंदुवत है, पॉइंट चार्ज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पर समझ, इसका क्या मतलब होता है। तो जो आवेश होता है मतलब जो फोर्स होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती। फिर उसने देखा कि जब हम इसको दूर ले जाते हैं या पास लाते हैं तो इस पर कुछ फर्क पड़ता है, कभी ये घट जाता है, कभी ये बढ़ जाता है। तो उसने देखा इसको जितना पास लाते हैं उतना तो बल बढ़ जाता है, और जितना दूर ले जाते हैं बल का मान घट जाता है। तो उसने कहा था कि जो बल होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r²। तो उसने कुल मिला के अपन कथन को क्या बोला, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ इन दोनों स्टेटमेंट को अपने कंबाइन करें, अपने पास में जो नया इक्वेशन बनेगा वो बनेगा F प्रोपोर्शनल टू 1Q2 अपॉन r²। और इसे इंप्लॉय क्या होगा, F बराबर A 1Q2 अपॉन r²। ये जो था वो आपका गुलाम का नियम का एक फॉर्म था, इसको आपको अच्छी तरह से लर्न करना है। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये आपको इतनी समझनी है। अब मैं यहाँ दो बातों की चर्चा करूँ। पहला मेरा पॉइंट ये है कि जो ये स्थिर का यहाँ पर क्या मतलब है और बिंदुवत का मतलब। अगर आपको अभी पूछे कि बिंदुवत चार्ज क्या होते हैं और आपके पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, तो उसमें अपन ये कहेंगे कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों का साइज है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा हो, तो इन दोनों आवेशों को अपन क्या मान लेते हैं, बिंदुवत मान लेते हैं। नहीं तो अपन क्या समझते हैं कि कोई पॉइंट टाइप होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं अपने यहाँ पर खड़ा हूँ, तो स्टूडेंट मेरे से काफी दूर डिस्टेंस पे है, लेकिन हमारे दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, तो हम दोनों को बिंदुवत माना जा सकता है। गुलाम ने भी अपने प्रायोगिक में ये लिया था, वो छोटे स्पेयर लिए थे, स्मॉल स्पेयर लिए थे। तो आप इसका मतलब ये नहीं समझे कि पॉइंट चार्ज का मतलब छोटे बिंदुवत है। बिंदुवत तो अपन उसको बोल रहे हैं, उसका कहने का मतलब है कि दोनों के बीच की जो दूरी है, जो ये आर है, दोनों के बीच की दूरी, वो आवेशों के साइज की तुलना में बहुत ज्यादा है, तो अपन क्या बोलते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि ये क्या होना चाहिए, स्थिर होने चाहिए। आवेश क्या होने चाहिए, स्थिर। आवेश गति नहीं करना चाहिए, क्योंकि आवेशों के गुणधर्म में हमने आपको बताया था कि अगर आवेश स्थिर होता है तो स्थिर विद्युत उत्पन्न करता है। आवेश जब गति करता है तो स्थिर विद्युत के साथ में आपके चुंबकीय क्षेत्र भी करता है, और आवेश जब गति करता हुआ त्वरित हो जाता है, एक्सीलरेटेड हो जाता है, तो ये आपके रेडिएशन इमिट करता है, विकिरण उत्सर्जित। तो अगर आवेश गति करेगा, स्थिर नहीं होगा, तो फिर इसके अंदर दूसरे फिनोमिना लग जाएंगे। इसलिए आवेश का यहाँ पर स्थिर होना जरूरी है। अब देखो ये फिजिक्स है सब्जेक्ट, इसके अंदर तो और ही अलग अलग चीजें हैं, कंसेप्ट का मिसकंसेप्ट बन जाता है। एक तरफ अपन कह रहे हैं कि आवेश बिंदु ये दोनों क्या होने चाहिए, स्थिर होना चाहिए। इसका मतलब है कि क्या ये दोनों स्थिर होना चाहिए, आवेश दोनों स्थिर होना चाहिए या दोनों गतिशील होने चाहिए क्या, तो सीधा सी बात है कि दोनों गतिशील तो होने नहीं चाहिए। अब इसमें यह है कि दोनों स्थिर हो तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर उसके अंदर एक स्थिर और दूसरा गतिशील हो तो भी चलता है, तो भी वहां पर कूलाम का नियम क्या होता है, वैलिड होता है। और इसका आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, आपने बहुत क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा। जो परमाणु होता है उसके अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो नाभिक को अपन पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं और इलेक्ट्रॉन को अपन नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। इसमें क्या है, ये पढ़ेंगे अपन, की बार आपने पढ़ा भी होगा। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इस पे चक्कर लगा रहा है और ये स्थिर है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगता है। वहां भी अपन कूलाम के नियम से यहाँ पर F बराबर के, दोनों को ई मान लेते हैं, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आ जाता है, तो कूलाम का नियम वैलिड है। तो कभी आपको कोई ऐसे घुमाने के लिए, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप ये बताओगे कूलाम का नियम में एक आवेश स्थिर होता है, दूसरा गतिशील हो सकता है, दोनों गतिशील नहीं हो सकते। ये पॉइंट आपको क्लियर करना है, ये स्थिर होने चाहिए और बिंदुवत होने चाहिए। बात भी क्लियर हो। अब थोड़ा अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसको थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन ले जाते हैं। फिर कूलाम के नियम की क्या कमियां और रह गई, इसकी गुरुत्वाकर्षण से क्या अपन तुलना कर सकते हैं, क्या समानता है क्या असमानता है, और भी कई बातें उनको करके, और तो मैं इस फॉर्मूले को आगे लेके थोड़ा इसको डेराइव करता हूँ। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ क्या था, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ F बराबर था के 1Q2 अपॉन आर। अब इसको मैं इक्वेशन 1 कह दूं। अब यहाँ पर के क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है,
एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू भी मैं बता दूंगा न्यूमेरिकल पर्पस के साथ भी। आप इसको ऐसे याद रखें k क्या है, कांस्टेंट। अब इस k को अगर अपन देखना चाहे तो k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपके लिए एक नया टर्म नया पद आ गया एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये माध्यम की विद्युशीलता होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। जब दोनों के बीच में कोई तरह का, जो ये दोनों चार्ज लिए थे के बीच में कोई तरह का माध्यम नहीं है, जैसे आपने Q1 चार्ज लिया, दूसरा आपने Q2 चार्ज ले लिया, दोनों की डिस्टेंस की क्या है, उनके बीच का जो माध्यम है वो क्या है? बिल्कुल निर्वात हवा है। तब अपन कहेंगे कि ये फॉर्मूला लगेगा, उसमें k की वैल्यू। तो ये क्या है? एक तरह की उस माध्यम की क्षमता है जिसके अंदर से वो अपना एक टर्म पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल रखा है, तो अपने में से होने के लिए अपना सामर्थ्य दिखाता है, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसमें अपन कोई माध्यम रख दें तो अपन यहाँ पर एक नया टर्म ले लेंगे एप्सिलॉन। उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये भी रिलेशन आपको लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और यहाँ से जो आपका एप्सिलॉन आर आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन अपना एप्सिलॉन। ये आप ध्यान रखें, ये भी बहुत फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसका भी कई बार यूज होगा। और यहाँ पर एप्सिलॉन आर जो होता है इसको अपन के बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पराविद्युतांक। एप्सिलॉन आर क्या होता है यहाँ पर? अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पराविद्युतांक होता है। और इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दोनों का रेशियो होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्ट जो होता है, ये जो दोनों का जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, इसका जो मान होता है, जिसको कई बार ऑथर दो तरीके से लिख देते हैं, इसको एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, कभी कभी इसको कैपिटल के लिख देते हैं। जैसे ये स्मॉल के लेते हैं तो ये के और के दोनों अलग अलग, इसको सेम नहीं समझा, ये छोटा के है, ये बड़ा के, ये दोनों सेम लिए जाते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है 1 से लेके आपके इनफाइनाइट होती है, आप लर्न करना। एयर या आपके हवा या निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 1 ली जाती है। और जो आपका मेटल होता है, जो धातु होता है, उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ये आप लर्न करें। अगर माध्यम आपने कोई धातु रख दिया, मेटल रख दिया दो आवेशों के बीच में, तो उसके लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। और एक कभी-कभी न्यूमेरिकल पर्पस से भी अपन बात करते हैं। न्यूमेरिकल पर्पस में कभी वाटर का अगर आपको बोल दे कि बीच में अगर वाटर रख दिया जाए, पानी रख दे दिया आवेशों के बीच में, उस वक्त एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? 80 होती है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और न्यूमेरिकल में कभी सुविधा के लिए अपन 81 भी ले लें। ये भी चीज़ आप क्लियर करें। इसमें बहुत सारी छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में मिलेंगे। फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, याद रखना है आपको। इस फॉर्मूले को थोड़ा इससे अपन को रिलेट करके एक नया फॉर्मूला बनाते हैं, फिर अपन इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल आगे पढ़ेंगे, तक आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर लें। अब मैं इस फॉर्मूले को आगे थोड़ा डिराइव करता हूँ, के की वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ, तो दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर आ जाएगा आपका Q1 Q2, क्या आ जाएगा आपका? अब ये जो फॉर्मूला आपका यहाँ पर जो बना, इस फॉर्मूले में मैं क्या करता हूँ, वापस यहाँ पर इसको मैं, ये तो निर्वात के लिए मैंने लिया फॉर्मूला, इसको अपन बोल देंगे एफ नॉट। अब यहाँ पर मैं इसको मीडियम के लिए ले रहा हूँ, तो वहां पर मैं इसको लिखूंगा एफ एम, ये होगा माध्यम के लिए। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है इस इक्वेशन में? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन पुट करना है। जब आप पुट करोगे ये फॉर्मूला बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आपका नया फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला अपने पास में आ जाएगा, इस फॉर्मूले में अपन इस एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे अपन इस एप्सिलॉन की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये एफ नॉट और एफ एम की टर्म में आ जाएगा। इसको मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करें, इसका थोड़ा सा आप देख लें। यहाँ पर ही मैं कैसे करना है इसके अंदर आपको पुट करनी है एफ एम। तो एफ एम इक्वल टू हो जाएगा आपके, यहाँ से ले जा रहा हूँ इसको, एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा आपका 1 Q2 अपॉन। अब इस एप्सिलॉन में जो प्रीवियस मैंने वैल्यू बताई थी एप्सिलॉन की, वैल्यू आप पुट कर देंगे अपन। ये इस तरह से कुछ लिखा जा सकता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 Q2। और आप जानते हैं कि मैंने आपको अभी वैल्यू दी थी एप्सिलॉन इक्वल टू क्या था? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये वैल्यू मैं यहाँ पर जो मैंने पुट करी है, इसमें से जो ये वाली वैल्यू है मेरे पास में, ये तो हो गया एफ एम के लिए, और ये वाली वैल्यू थी अपने एफ नॉट के लिए। तो इसकी जगह मैं एफ नॉट पुट करके और इसको इस टर्म में लाता हूँ, तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको लास्ट लिया, डेरिवेशन का कोई जरूरी नहीं, आपको लर्न करो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला कैसा है कि जो यहाँ पर ये टर्म थी, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से आपके यहाँ तक टर्म जो थी, इसकी जगह मैंने वैल्यू क्या ले ली? आपकी एफ नॉट ले ली, और बाकी एप्सिलॉन आर को छोड़ दिया।
ये एक फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले से अपन को क्या कंक्लूजन लिखा, इसको मैं आपको नेक्स्ट में समझाता हूँ। तो ये फॉर्मूला क्या था अपने पास में, एफ एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन। फॉर्मूले की मैं वापस से विवेचना करता हूँ, और इस फॉर्मूले में आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि माध्यम की उपस्थिति में बल का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ये आपको याद रखना है, जब भी दो आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखा जाता है तो बल का मान क्या हो जाता है, पहले इसकी तुलना में घट जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक कंसेप्ट निकलेगा। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू माध्यम पे डिपेंड करेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हवा के लिए इसके लिए वैल्यू 1 ली जाती है, एफ एम बराबर एफ नॉट हो जाता है एयर के लिए, निर्वात के लिए। और अगर आप मेटल के लिए ले तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट ली जाती है, और इसकी वैल्यू 1 से लेकर अनंत तक होती है। पानी के लिए अपन 81 या 80 ले लें। इस तरह से अपन इस फॉर्मूले का यूज करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उस वक्त मैं न्यूमेरिकल में आपको इस फॉर्मूले को वापस यूटिलाइज कराऊंगा और अपन इसमें आगे। तो ये गुलाम के नियम के बारे में था। अब मैं बात करता हूँ गुलाम के नियम के आगे कुछ पॉइंट की। गुलाम के नियम के अंदर की क्या लिमिटेशंस थी, तो लिमिटेशंस ऑफ कमियां जो थी वो बात करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ गुलाम्स लॉ, गुलाम के नियम की कमियां क्या थी, तो अपन वन बाय वन। तो अपन यहाँ पर ये बताना चाहेंगे गुलाम के नियम का जो पास में जो कमी आई, गुलाम का नियम दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच में, आवेश कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और बिंदुवत होना चाहिए। अगर जो आवेश जो है वो स्थिर बिंदुवत नहीं है और गतिशील हो जाते हैं तो फिर गुलाम का नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ये कि ये बिंदु निकाय पॉइंट सिस्टम तक ही सीमित रह गया, ये लिमिटेड रह गया। ये इसका एक दूसरा इसका जो लिमिटेशंस आएगा वो ये आएगा, तो गुलाम का नियम है ये कौन सी दूरी, इनके बीच की जो दूरी अपन ले रहे हैं आर, वो उसकी क्या रेंज है, तो ये 1 फर्मी तक, याद रखना ये 1 फर्मी तक ही लगता है। और 1 फर्मी का मतलब होता है 10 की घात -15। गुलाम का नियम इस डिस्टेंस तक ही वैलिड है, ये इसकी वैलिडिटी हो गई, एक तरह से इसकी लिमिटेशंस हो गई। 10 की घात -15 मीटर से अगर छोटी दूरी आ गई तो गुलाम का नियम फेल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 की घात -17 मीटर बीच की दूरी है, तो गुलाम का नियम कभी भी नहीं लगेगा। ये हमेशा 10 की घात -15 से बड़ी मतलब डिस्टेंस के लिए लगेगा, छोटी के लिए नहीं लगेगा। अब अगर आप कहोगे कि अगर ये छोटी डिस्टेंस अपन ले लें तो फिर उस वक्त क्या होगा, गुलाम का नियम लगेगा, बल नहीं लगेगा, तो कौन सा बल लगेगा, उस वक्त जो है आपका न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो क्या करेगा, प्रीडोमिनेट करेगा, वो प्रभावी हो जाएगा। और इसकी वैल्यू इसकी तुलना में क्या थोड़ी कम होती है, तो क्या अप्रभावी रह जाएगी। इस तरह से अपन को याद रखना है कि गुलाम का नियम एक फर्मी डिस्टेंस, आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आप याद रखें। और दूसरा याद रखो कि ये आपके स्थिर आवेश के लिए लगता है, तो निकाय तक सीमित है। इस गतिशील हो दोनों तो ये लगता है, एक वो तो लग सकता है, मैं आपको पहले ये दो मेन कमियां देखी गई गुलाम के नियम। अब मैं गुलाम के नियम की जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ यहाँ पर, गुलाम के नियम को मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ, न्यूटन के। उसके लिए मैं दोनों फॉर्मूले लिखता हूँ। गुलाम के नियम से अपन को पता है एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस तरफ मैं लिख रहा हूँ आपका ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इन दोनों की मैं कंपैरिजन करूंगा, दोनों के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन सा इसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, कौन सा इसके अंदर डिफरेंस है। तो पहले मैं ऐसे डिस्कस करके बताता हूँ, फिर आपको वन बाय वन लिख के बताऊं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों में क्या विशेष डिफरेंस, क्या दोनों के अंदर क्या चीज दोनों के अंदर अलग है, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखोगे तो आपको समानता दिखेगी। पहले अपन असमानता की बात कर लेते हैं कि क्या असमानता है। तो पहले बात करते हैं इसके अंदर इसके नेचर की, फलों की प्रकृति कैसी है, ये एक तो अंतर आएगा। दूसरा इसका डिफरेंस आएगा मीडियम। पहला क्या आएगा डिफरेंस, पहले बात करता हूँ डिफरेंस की। डिफरेंस में अपन क्या बोलेंगे, नेचर, फोर्स जो इनसे बनेगा उसका नेचर कैसा है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो नेचर में अपन ये बताएंगे, ये वाला बल जो होता है अपने स्टेटमेंट में बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल। इसलिए कभी कभी अपन क्या करते हैं, इसका मोड लेते हैं। तो ये आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, आकर्षित आकर्षण भी हो सकता है इसमें, और बल कैसा हो सकता है, प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। ये निर्भर करता है आपके आवेशों की प्रकृति के ऊपर। लेकिन जो एफ जो है जो आपका गुरुत्वाकर्षण का बल है, ये हमेशा क्या होता है, ये ऑलवेज आपके अट्रैक्टिव होता है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। ये दोनों के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर है। ये हमेशा आकर्षण प्रकृति दर्शाता है और ये आपके आकर्षण या प्रकर्षण दोनों की प्रकृति। दूसरा अपन इसमें ये बताओगे कि इसके अंदर नेक्स्ट डिफरेंस में आप ये बताओगे कि माध्यम का क्या फर्क पड़ता है दोनों के। नेक्स्ट मेरा इसका कंपैरिजन क्या रहेगा, मीडियम, मीडियम से कैसे दोनों प्रभावित होते हैं, माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को अपन को समझ।
तो आपको पता है कि जो F बराबर G(m(m)2/r² जो है इसका नाम है न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। अगर दो द्रव्यमानों के बीच में आप कुछ भी माध्यम रख लो, उसमें कभी उसका मान परिवर्तित नहीं। अगर वो निर्वात में रखे हुए दो द्रव्यमान हैं, उनके बीच की दूरी r है, तो उसके बीच में भी गुरुत्वाकर्षण का फोर्स F ही रहेगा। और अगर आप उसके बीच में कोई तरह की माध्यम रख लो, चाहे पानी की टंकी रख लो, कुछ भी भर दो, पे फोर्स पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो F का F ही रहेगा। तो अपन ये कहना चाहेंगे कि माध्यम के आधार पर ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता है, कि जो आपका Fg है तो आपके माध्यम पे डिपेंड नहीं करता। अब जो आपका F है गुलाम वाला फोर्स, ये माध्यम पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड करता है मीडियम, ये माध्यम पे डिपेंड करता है। कैसे करता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, Fm बराबर क्या होता है, F0 अपॉन एप्सिलॉन। जैसे जैसे माध्यम के अपेक्षिक विद्युतशीलता या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बढ़ता रहता है, तो ये उतना ही घटता रहता है। कि माध्यम के साथ इसकी वैल्यू घट जाती है। ये दोनों को माध्यम के आधार पर अपन भी कर सकते हैं। गुलाम का नियम जो है, गुलाम के नियम से गुलाम्बिक फोर्स आता है, वो माध्यम से घट जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण का, ये भी आप इसमें मेन डिफरेंस। अब मैं बात करता हूँ इनके अंदर इनकी सिमिलरिटीज की, इनमें क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या इनमें समानता है। तो समानता के लिए वापस अगेन से मैं एक बार F बराबर m1 m2 अपॉन r² लिख देता हूँ, और इधर लिख देता हूँ F बराबर a1q अपॉन r। यहाँ पर अपन को अलग अलग तरह से इनमें समानता दिखेगी, फॉर्मूला ये नोट कर रहा है। इस फॉर्मूले से अपन को ये पता लग रहा है कि दोनों ही जो है वो आपके ISL को फॉलो करते हैं। ISL क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर, दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन। फॉर्मूले से दिख रहा है कि F इज प्रोपोर्शनल 1/r² है, और ये भी F इज प्रोपोर्शनल 1/r² है। ऐसे बल जो होते हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने वाले कहलाते हैं। और इन दोनों की खासियत क्या होती है कि अगर अपन इनकी दिशा ज्ञात करें, इनकी जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ध्यान रखना, जैसे क्या होती है, जो दोनों आवेश हमने लिए थे, पूरी आर थी, तो अपने स्मॉल स्फीयर माना था, उनके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है, ये लंबवत नहीं होती। ये भी आपको लर्न करना है कूलाम के नियम और ग्रेविटेशन के नियम के साथ, दोनों को आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। तो ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। और यहाँ से एक कंक्लूजन लिखेगा कि जो भी बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, वो अपन आगे पढ़ेंगे गाउस की थ्योरम, गाउस थ्योरम को भी वो क्या करेगा, पालन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गाउस नियम का भी वो, या गाउस की थ्योरम है, का भी वो पालन करेगा, जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम। ये थ्योरी का कंसेप्ट आपको क्लियर, ये दोनों केंद्र। दूसरा क्या हो गया कि जो मैंने आपको बताया था कि जो बल लगता है F12, एक दूसरे पे बल लगाते हैं, म्यूचुअल फोर्स है दोनों। जैसे अन्योन्य बल है, एक आवेश दूसरे पे बल लगाता है, दूसरा पहले पे बल लगाता है, ये आपस में क्या है, म्यूचुअल है। इसलिए इन पे हमेशा न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, पहला नियम न्यूटन का, दूसरा नियम न्यूटन का, तीसरा नियम सभी लोग आप परिचित होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो हमेशा ये दोनों जो नियम, ये दोनों है, ये हमेशा न्यूटन की तीसरे नियम की क्या करते हैं, ओबे करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ, थर्ड लॉ का ये ओबे करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी न्यूटन का तृतीय नियम लगता है, इसमें भी न्यूटन का तृतीय नियम लगता है, क्योंकि जो फोर्स होता है बराबर वो विपरीत दिशा उनकी विपरीत होती है। तो अगर इनको आगे इनके वेक्टर फॉर्म में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे, F12 जो होता है वो F21 होता है मोड के अंदर, और दिशा इनकी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जब दो फोर्स पेयर में रहते हैं और उनकी दिशा क्या की वापस प्रतिक्रिया होती है, तो वहां पर न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। और यहाँ से ये कंक्लूजन लिखेगा कि जब न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, तो हमेशा इसका कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी एक कंक्लूजन, स्वेग का संरक्षण का नियम भी लगेगा। तो देखो कितनी इन्फॉर्मेशन अपन को यहाँ से मिल रही है। एक चीज से अपन ये भी बता रहे हैं कि यहाँ गॉस का नियम भी लगता है, फर्स्ट स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये आपको बताना है कि ये ISL को फॉलो। अब नेक्स्ट मेरा पॉइंट आएगा कि ये जो आपका दोनों जो फोर्स है, ये जो दोनों फोर्स हैं, ये आपके क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। संरक्षी बल का मतलब क्या है कि एक पूरे पाथ के अंदर जो किया गया कार्य होता है, वो अंतिम और प्रारंभिक दिशा पे निर्भर करता है, पथ पे निर्भर नहीं करता है। तो ये आपके क्या हो गए, कंजर्वेटिव। इसलिए इसमें जितने भी तरह के ऊर्जा के, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, सारे नियम एप्लीकेबल। फिर ये बातें आती है कि जो ये फोर्स है, ये दोनों क्या है, केंद्रीय बल है। कैसे बल है, मैंने आपको बोला था म्यूचुअल फोर्स है, अन्योन्य बल है, इसके साथ साथ में कैसे है, केंद्रीय बल है। दोनों ही सेंट्रल फोर्स है, ये भी इनमें समानता आ जाती है। ये केंद्रीय बल है, और केंद्रीय बल होने से
ये क्या है कि इसके अंदर आपके कोणीय स्वयं संरक्षण का नियम लगता है। इसका लगता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी आप लर्न करें। तो इसके अंदर कितने तरह के कंजर्वेशन लग रहे हैं। ये जो इनके अंदर क्या हो गया आपके मैन क्या हो गई, समानता हो गई कि भाई ये न्यूटन के थर्ड नियम का पालन करते हैं, गॉस के नियम लगते हैं, केंद्रीय बल है ये। इस तरह से अपन इसके अंदर समानता और असमानता की बात करी, इसके कमियों की बात करी, काम के नियम का इसके दिशा की बात करी। तो आई थिंक मैंने जितने भी रिलेटेड इससे पॉइंट थे आपको बता दिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई आसपास के आवेशों की उपस्थिति से इस पे क्या निर्भर प्रभाव पड़ता है। तो ये भी अध्यारोपण के सिद्धांत से देखा गया कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी r है और उनके बीच में जो F फोर्स लग रहा है कूलाम का, वो आसपास के आवेशों की उपस्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, आसपास के आवेशों से क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप ये कहोगे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने आपको कूलाम के नियम से लेके प्रोडक्शन से लेके उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कमियां, की समानता है ग्रेविटेशन लॉ के साथ और असमानता सारी डिस्कस कर दी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसके ऊपर अच्छे से कुछ ट्रिकल क्वेश्चंस कर, जिससे आपका ये फॉर्मूला और लर्न हो जाए और थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस कर, तो आपको अपना ये एग्जाम करने में थोड़ा स्ट्रांग हो जाए और ये आपका मेन टॉपिक है एफ स्टैंड के एग्जाम के हिसाब से, तो आप अच्छे से लर्न करें। तो आप ये सारे फॉर्मूले लर्न करते रहो, साथ साथ में लिखते रहो, इनको नोट करते रहो, तो आपके फॉर्मूले टिप्स पे हो जाएंगे, तो आप न्यूमेरिकल आराम से कर पाओगे। लेकिन ये ध्यान रखना, फिजिक्स सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ पर खाली रटने से काम नहीं चलता, यहाँ पर कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट की जानकारी भी आपको रखनी होती है। रटाफिकेशन से प्रैक्टिस मांगती है, कंसेप्ट पे कंसेप्ट चेंज होते रहते हैं, नॉलेज भी रखना पड़ता है। अब मेरा नेक्स्ट रहेगा कि अपन इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। क्या करते हैं? न्यूमेरिकल वेरिएबल्स बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ पे अपन अलग-अलग तरह के न्यूमेरिकल और इस तरह के मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको अच्छे कंसेप्ट भी मिले। इजी वन भी कराऊंगा, थोड़े टफ वन भी कराऊंगा। एग्जाम कंपटीशन का दौर है, सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, टेढ़े भी आ सकते हैं। अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है उनकी अपन यहाँ पर बात करें। सबसे पहले मेरा प्रश्न है, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मेरे है कि क्वेश्चन नंबर मेरा 1 जो क्या है, एक दो चार्ज है Q1 और Q2 और इनके बीच का आर है, और ये किसमें निर्वात में रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, वैक्यूम या एयर में रखे हुए हैं। तब इनके बीच का जो फोर्स है वैल्यू क्या है, एफ है। अब क्या किया मैंने, इस दोनों के बीच में अगेन मैंने क्या परिवर्तन किया, फर्स्ट केस था, ये केस फर्स्ट था। सेकंड केस में मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैंने एक मेटल की स्लेब रख दी, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पर रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक मेटल की स्लेब रख दी। क्या कर दी मैंने, यहाँ पर एक मेटल की स्लेब रख दी। अब आपको पूछा कि पहले वाले केस में फोर्स का मान एफ है, अब मेटल की स्लेब रखने से इसका जो नया फोर्स बनेगा, जो एफ न्यू बनेगा, तो मैं एफ डैश लूंगा, उसकी क्या वैल्यू होगी ये आपको बतानी है। अब कंपटीशन का दौर है, आप समझो कि ये क्या क्वेश्चन आ गया, कैसे करें। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, तो एफ एम जो होता है वो एफ नॉट अपॉन एफ, ये फॉर्मूला का अपन को यहाँ पर उपयोग करना है, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो आपके दिमाग में सीधा क्लियर करना चाहिए, फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो मीडियम में जब भी अपन कोई मीडियम चेंज करते हैं तो फोर्स हमेशा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मेटल के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? फाइनाइट होती है। तो जब अपन मेटल रखेंगे तो समथिंग अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास में, एफ नॉट अपॉन, यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, इनफाइनाइट। और जब समथिंग अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाती है, हो जाती है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब दो आवेशों के मध्य धातु की प्लेट को रख देते हैं तो हमेशा बल का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, बात करी। ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चन अपन आगे करते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वो क्वेश्चन ये है कि अगर जो ये चार्जेज हैं उनके बीच की दूरी r है, अगर इनका जो प्रोडक्ट है Q1 और Q2 वो ग्रेटर देन 0 है तो फोर्स का नेचर क्या होगा, और Q1 और Q2 लेस देन 0 है तो फोर्स का नेचर। आपको पूछा जाएगा कि दो आवेशों का जो गुणनफल है उसका मान 0 से बड़ा है तो उनका जो बीच में जो बल लगता है या तो आकर्षण का होता है, प्रतिकर्षण का, और लेस देन 0 होगा तो कौन सा लगेगा। तो आपको ये समझना है मैथमेटिकली, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब दोनों चार्ज कैसे होंगे, लाइक चार्ज होंगे, और लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं।
कि हमेशा इस वक्त क्या होगा, इसका नेचर आपका प्रतिकर्षण होगा, कर्षण होगा, कि आप इसको समझ। और अगर Q1 Q2 लेस देन 0 कब आएगा कि एक चार्ज अगर जो पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज अगर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को जब अपन मल्टीप्लाई करते हैं मैथमेटिकली, पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। जब दोनों लेस देन 0 का मतलब वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी। तो इस वक्त ये कैसा होगा, आपके आकर्षण होगा। ये भी एक अच्छा छोटा ट्रिक क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाए, बच्चा का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ भी टिक कर सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अब मैं एक नया अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ, ये क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कूलाम के नियम पे और अच्छा सा ले लेते हैं। वो क्वेश्चन मेरा क्या है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये दो चार्ज हैं Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है, और इनके बीच का जो फोर्स है वो आपके F है। पहली कंडीशन ये स्पष्ट में, ये आपका ये स्पष्ट हमेशा ही ध्यान रखना। आपको दिया जाएगा कि दो आवेश हैं, इसकी दूरी R है, मध्य कार्यरत बल, ये आपको फर्स्ट कंडीशन हमेशा गिवन होगी। तो एक बार मैं लिख लेता हूँ, दोनों आवेशों के मध्य जो बल है, फोर्स इन चार्जेज क्या है, F लोकेटेड एट डिस्टेंस R, ये फिक्स आपको दे दिया। अब यहाँ तो आपको गिवन रहेगा, कोई भी क्वेश्चन होगा। अब वो क्या करेगा, इसमें कुछ चेंज करेगा। चेंज क्या करेगा कि यह कहेगा कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, इसकी दूरी आधा कर दिया जाए, तो जो नया बल बनेगा और पुराना जो बल होगा उनका अनुपात क्या होगा। एक तो ये क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा आपको यह क्वेश्चन पूछेगा कि जब अपन दूरी को कम करेंगे, तो आपको पता है कि जब दूरी को कम किया जाता है, बल का मान तेजी से बढ़ता है, तो बल में वृद्धि होगी। तो ये कह रहा है कि भाई इसमें कितनी वृद्धि होगी, ये आपको प्रश्न पूछेगा। यहाँ पर थोड़ा ट्रिक है, पहला मैं सिंपल बता देता हूँ। अपन को पता है F प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r² होता है। तो पहले केस में तो दोनों के बीच की दूरी और F ही है। दूसरे केस में जो अपना नया डिस्टेंस आ गया F प्रोपोर्शनल टू, इसको मैं r डैश कर सकता हूँ, r डैश का स्क्वायर। और r डैश क्या हो गया, पहले का r डैश की वैल्यू क्या होगी, पहले की r/2 हो गई, पहले की आधी हो गई, रिड्यूस टू हाफ। तो अपन यहाँ पर r/2 रखेंगे तो फोर्स है उसको अपन मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। तो आप थोड़ा थिंक कर सकते हो, जब चीजें कम होगी तो व्युत्क्रम में हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। 1/2 कम होगी तो 4 टाइम्स क्या होगी, इंक्रीज होगी। भले आप इसको मैथमेटिकली करके भी अपन देख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि चीजें कम होगी, फोर्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब इसको 1/2 टाइम्स कम इंक्रीज करोगे तो ये 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो नया जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, एफ डैश बराबर आपके 4F हो जाएगा, पहले की तुलना में 4 गुना बढ़ गया। अगर अपन को इन दोनों का रेशियो पूछे कि रेशियो क्या होगा, तो रेशियो तो सिंपली आप यहाँ से बता सकते हो। रेशियो तो सिंपल, ये तो क्वेश्चन आपको कोई भी कर सकता है। एफ डैश अपॉन एफ जो यहाँ पर अपने पास में आएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इसको अपन 4/1, रेशियो क्या हो जाएगा, लग रहा है। अब आप कहोगे कैसे हुआ, तो इसको भी मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ कैसे हुआ। अपन को पता है F प्रोपोर्शनल टू r² है, F1/F2 बराबर क्या हो गया, R2/R1 का ऐसे इसको लिखेंगे। F1 को अपन यहाँ पर F लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे, अपन F डैश लिख देंगे। R2 जो हो गया पहले का क्या हो गया, रिड्यूस टू हाफ हो गया, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, R2 की जगह R1/2 लिख देंगे। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब क्या ये 2 हो जाएगा और यहाँ पर ये R1 हो जाएगा और ये R1 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास में क्या वैल्यू आएगी, F डैश बराबर इसका स्क्वायर हो जाएगा 4F। मैथमेटिकली भी अपन बता सकते हैं कि 4F आ गया और थिंक करके भी बता सकते हैं 4 टाइम्स आ गया। इस तरह से अपन कहेंगे कि भाई दोनों का रेशियो क्या होगा, 4। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर का क्वेश्चन ये रहता है कि वो कहेगा कि इसमें बल में वृद्धि की हुई, इंक्रीज इन फोर्स कैलकुलेट की। यहाँ बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझेगा कि 4 टाइम्स बल का मान बढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको दे, तो बल में वृद्धि निकालनी है आपको, इंक्रीज इन फोर्स निकालना है। क्वेश्चन क्या होगा, इंक्रीज इन फोर्स, बल में वृद्धि निकालनी है। और बल में वृद्धि अपन कैसे निकालेंगे, 4F माइनस F बराबर, ये यहाँ पर एक अच्छा ट्रिक्स है दिमाग लगाने का क्वेश्चन। तो बल में वृद्धि क्या हो जाएगी आपके, 3F हो जाएगी, पहले की 3 गुना बल बढ़ जाएगा, न कि 4 गुना। ये आप अच्छे से याद रखें, ये इस क्वेश्चन की, ये मैंने ऐसे क्वेश्चन को आपको बता, ये भी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से अपन कूलम के लो। अब एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो आप खुद पहले प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूँ अगर दो चार्जेज हैं Q1 Q2 और इनके बीच का फोर्स क्या है, यहाँ पर 2F है, तब उनके बीच की डिस्टेंस क्या R है। अब मैंने क्या किया, जो नया डिस्टेंस है R डैश उसको क्या कर दिया, 2R कर दिया, पहले का डबल कर दिया।
तो मेरे को एफ डैश निकालना है, आपको बताना है कि आप कैसे निकालोगे। कोई फॉर्मूला लगाओगे और फॉर्मूला इसमें पुट करोगे और आप इसको कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट करोगे उसी डेरिवेशन से आप इसको आपको खुद को करना है। ये मैं आपको अपना SW दे रहा हूँ, होमवर्क आप कर पे प्रैक्टिस। फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके अंदर कूलाम के नियम पर, थोड़ा अच्छा और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है, की बात करते हैं, थोड़ा आपको एक नया कंसेप्ट जानने को मिले, वो उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर लिख, क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि दो चार्जेज हैं, वैल्यू यहाँ क्यू क्यू ही है, क्यू और क्यू दो चार्जेज आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और इनके बीच का फोर्स क्या है उस वक्त एफ है। अब क्या किया आपने, डिस्टेंस तो दोनों की सेम रही है, केस फर्स्ट है, ये पहला केस है, केस फर्स्ट है। और दूसरा केस सेकंड में आपने क्या किया, केस सेकंड में इस क्यू और क्यू को एम से रिप्लेस कर और डिस्टेंस वो सेम ही रखी, डिस्टेंस दोनों केस में आ रही है, सिर्फ आपने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया। अब इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है कि जब पहली बार में चार्ज रखे हैं तो फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दूसरी बार में आपने मास रखे हैं तो फोर्स कैसा होगा, ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर इसने ये प्रश्न पूछा कि जब दोनों को बराबर दूरी पे रखते हैं, के बीच के जो दो फोर्स लगेंगे, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर ये दोनों फोर्स, इसको मैं ले लेता हूँ एफ ई और इसको ले लेता हूँ मैं एफ जी, तो एक ऐसी कंडीशन आ गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपको दे रहा है कि एफ ई बराबर क्या हो रहा है, एफ जी हो रहा है, ये दोनों बराबर हो गए। उस वक्त उसने क्या किया, तो आपको दे दिया, आपको समझ भी जाओगे, लैंग्वेज में दे देगा कि दो समान आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं, के मध्य कार्यरत बल है, जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ, पहला स्टेटमेंट ये दे रखा होता है। अब क्या किया, इन दोनों आवेशों को हटा के की जगह पर दो बराबर द्रव्यमान रख दिए गए और दूरी उतनी ही रखी, दूरी को बदला नहीं गया। जैसे मतलब आर की वैल्यू पर 2 मीटर थी, अभी भी कितनी है, 2 मीटर ही है। लेकिन क्या हुआ कि एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें ये दोनों बराबर हो गए, तो उस वक्त आपको क्या करना है, स्पेसिफिक चार्ज या विशिष्ट आवेश की वैल्यू निकाल, विशिष्ट आवेश या स्पेसिफिक चार्ज इसको कहते हैं, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, वो कितना होगा। तो अब आपका यहाँ पर ये दिमाग काम करेगा कि विशिष्ट आवेश क्या होता है और स्पेसिफिक चार्ज किसको। तो फिजिक्स में बेटा ये ध्यान रखना, जब भी कोई चीज स्पेसिफिक बनती है तो उसको किससे डिवाइड कर दिया जाता है, मास से। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या, चार्ज ही है, तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर, चार्ज डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, क्यू बाई एम। आपको क्यू बाई एम निकालना है इसका। तो आप पहले ऐसे क्वेश्चन जब मैं दूं तो एक बार पहले आप ट्राई करके देखो कि भी आपका क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं आपको कराता हूं तो फिर आपको लगे कि आंसर मैच हो रहा है। एक अगेन से आपको ये प्रश्न डिस्कस कर देते हैं। दो आवेश आर दूरी पर रखे हुए हैं, उनकी एफ है, हम इन दोनों आवेशों को उतनी दूरी पर रखा है, लेकिन उनकी जगह दो द्रव्यमान रख दिए गए। उस वक्त पहली बार में जो कार्यरत बल है वो एफ ई है, बार में जो कार्यरत बल है वो एफ जी है। कैसी कंडीशन है कि दोनों बराबर हो गए, उस वक्त आपको क्यू बाई एम निकले। इस क्वेश्चन को मैं आपको अभी करके बताता हूँ, अपन इसको देख कैसे करें। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कूलाम के नियम से एफ निकाल लेता हूँ। एफ क्या होता है, के क्यू वन क्यू टू, क्यू इंटू क्यू करूंगा और अपॉन क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर। और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए क्यू स्क्वायर अपॉन आर। ये मेरा पहला इक्वेशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो मैं इक्वेशन लिखता हूँ एफ जी, एफ जी क्या होता है, जी एम वन एम टू होता है, तो एम इंटू एम लिखूंगा अपॉन क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन नंबर। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन ऐसी आ गई कि ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। जब मैं दोनों इक्वेशन को बराबर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ से आर स्क्वायर को अपन क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे। अब अपन को क्या निकालना है, क्यू बाई एम निकालना है। तो अपन इसको थोड़ा गौर से देखेंगे, इस इक्वेशन को कैसे रीअरेंज करें। जो चीज मुझे निकालनी होती है उसको मैं लेफ्ट में लिखता हूँ, तो ये क्यू बाई एम हो जाए और इधर वाला क्वांटिटी अपना आंसर हो जाए। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू बाई एम का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बराबर यहाँ पर आ जाएगा जी बाई ए। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर रूट ले लोगे दोनों साइड में, तो जो आपका क्यू बाई एम है वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके यहाँ पर आ जाएगी बाई का, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आप जी बाई के को के की जगह 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रखोगे तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इसका कहीं ना कहीं वैल्यू ऐसा आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, भाई एप्सिलॉन नॉट की टर्म्स में कैसा आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। बाकी अपन को पता है के क्या होता है,
1/4 पाई। इस तरह से ये क्वेश्चन भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। और ये बेटा क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो। नीट जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है, रिजल्ट को भी आप लर्न कर सकते हो, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी मेमोरी अच्छी रहती है, एग्जाम में टाइम को सेव करना है, टू बाई एम की डायरेक्ट वैल्यू भी आप याद रख सकते हो। यहाँ से वो आपको कुछ वैल्यू चेंज करवा सकता है। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ये भी कूलम्ब्स लॉ पर बेसिक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको बताने की आपसी तरह से। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन ही करते जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। कूलम्ब्स लॉ के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले उसके फॉर्मूले का ज्ञान होना चाहिए, डायरेक्शन का पता होना चाहिए, और उनको चेंज करने का आपको तरीका पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल के लिए वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। के की वैल्यू भी कभी पूछी जा सकती है। अभी मैं के की वैल्यू के हिसाब से भी आपको बता देता हूँ ऐसे क्वेश्चन को, इजी क्वेश्चन होगा। तो अपन वापस एक क्वेश्चन करते हैं। एफ बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से आपको के की वैल्यू लर्न करनी है। के की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10 की घात 9। न्यूमेरिकल के लिए बहुत जरूरी है, आपको लर्न होनी चाहिए। अब आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो। यूनिट कैसे निकालोगे? तो आपको मैंने बताया हुआ है कि इसकी निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एफ इंटू आर स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा? Q1। एफ इंटू आर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो अपॉन में इसको क्या लिख सकते हैं? कूलम। इस तरह से अपन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी बता सकते हैं। उसकी वैल्यू होती है 8.85 10 की घात -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। इस तरह से आप इनकी वैल्यू को लर्न करना है। हो सकता है एग्जाम दे रखी हो, नहीं भी दे रखी हो, तो आपको याद रखना है और इसकी यूनिट को थोड़ा फोकस करना है कि मैंने यूनिट कैसे निकाली, मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड किया, 10 इंटू मीटर स्क्वायर हो गया अपॉन कूलम स्क्वायर हो गया। अगर आप इसको ऊपर लिखना चाहते हो माइनस की पावर 2 के की वैल्यू भी याद रखें। तो आपको कोई क्वेश्चन में Q1 Q2 R की वैल्यू 1 दे दे, सपोज करो कोई केस में आपके पास में 1 Q2 बराबर 1 कूलम हो जाए और R बराबर 1 मीटर हो जाए, तो उस वक्त F बराबर क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। ये भी आप इसको रिजल्ट को याद रखें, अच्छा रिजल्ट बन। इस तरह से कूलम के नियम को आप रिवाइज करते रहें, समझते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। वो आपका बेसिक है और इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। आपको इस बेसिक भी बता दिए, थोड़े टफ लेवल के भी बता दिए। अब एक दो क्वेश्चन और अच्छे से हैं जो मेरे जहन में आ रहे, दिमाग में आ रहे हैं, तो भी अपन यहाँ पर कर लेते हैं। थोड़ा आपको और अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन को मैं लेके आता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है एक अच्छा सा क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन क्या है, मैं डायग्राम के साथ ऐसा आपको बताना चाहता हूँ। दो छोटे सर्वसम गोले हैं, आइडेंटिकल हैं, और उनको आपके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे रखा हुआ है। अब इनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू दे रखी है, यहाँ दे रखी है 20 माइक्रोकुलम, यहाँ पर देख रहे हैं -10 माइक्रो, या कुलम कोई भी यूनिट हो सकती है, ऐसा आपको दे। अब वो क्या कहता है कि ये दोनों आवेश हैं, अब आर दूरी पे रखे हुए। ये केस फर्स्ट है, ये आपका केस क्या हो गया? फर्स्ट केस है। सेकंड केस जो होगा आपका केस सेकंड, उसमें ये कह रहा है कि इन दोनों गोले जो कि सर्वसम है, दोनों को टच करा दिया, आपस में टच करा के और वापिस उतनी दूरी पे रख दिया। मतलब गोलों को क्या किया, यहाँ पर मैं डायग्रामेटिक बता रहा हूँ, दोनों को आपस में टच करा के और वापिस से दोनों को टच करा के और वापिस से इनको सेम डिस्टेंस पे रख दिया। तो अब जो इनके पहले केस में फोर्स की वैल्यू क्या थी? एफ थी। सेकंड केस में क्या हो गया? एफ डैश। तो आपको एफ डैश और एफ का रेशियो निकालना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट, आपको क्या करना है? एफ डैश अपॉन एफ, क्या आपको कैलकुलेट करना है, दोनों का रेशियो क्या। तो ऐसा क्वेश्चन को आप ऐसे अंदाज से नहीं कर सकते, कुछ भी तुक्का लगा कर लो। इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले ध्यान हुए रखें, ये क्वेश्चन में दोनों जो गोले हैं वो क्या होने चाहिए? सर्वसम होने चाहिए, आइडेंटिकल हो, तभी ये कंसेप्ट लगेगा। अगर सर्वसम नहीं है तो ये नहीं लगेगा। अब पहला केस में क्या है, दोनों को आर दूरी पर रखा है, दोनों पे चार्ज दिए हुए हैं, और अपन गुलाम के नियम लगाएंगे। यहाँ पर गुलाम के नियम पर, तो पहली बताओ सिंपल ही, पहले केस में आप गुलाम का नियम लगा दो। गुलाम का नियम अपन को क्या कहता है? गुलाम का जो नियम क्या कहता है? एफ वो होता है, डिस्टेंस तो नॉर्मल सेम है, सेम ही डिस्टेंस पे रखा है, तो डिस्टेंस को तो अपन लेंगे नहीं, अपन करेंगे एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2। पहले केस में क्या होगा? एफ प्रोपोर्शनल टू तो 20 का, दूसरा हो जाएगा -10। ये आपके पास में पहला केस आ गया, एफ प्रोपोर्शनल टू 20 मल्टीप्लाइड -10 का मतलब -200 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब यहाँ पर एक मेथड आपको याद रखना है कि जब दोनों को टच कराते हैं, तो आपने पढ़ा है आवेशन की विधियां, एक घर्षण की विधि पढ़ी है, एक चालन की विधि पढ़ी है, एक प्रेरण की विधि। तो यहाँ पर चालन वाला कंसेप्ट लगेगा। जब दोनों गोलों को टच करके वापस दूर ले जाते हैं, तो उसके अंदर स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि दोनों के आवेशों को जोड़ दें आप,
क्या करें, आवेशों का सम करें, जोड़ करें। तो इन दोनों आवेशों का सम करोगे, एक 20 है, दूसरा प्लस क्या है -10, दोनों को जोड़ दो। फिर उसका क्या लेना है आपको, जोड़ने के बाद में उसका औसत लेना, एवरेज लेना है। क्या लेना है आपको, एवरेज। तो इन दोनों को जोड़ा आपने तो कितना हो गया, ये ईश्वर, ये आवेशों की योज्यता का एक गुणधर्म होता है कि आवेशों को ऐसा बराबर साइन के साथ जोड़ा जाता है। 20 और ये माइनस का 10 है तो कितना हो गया 10, और फिर इसके अंदर 2 का भाग लगा देते हैं तो कितना आ गया 5। अब ये 5 5 दोनों पे वापिस आपको क्या करने, लिखने हैं। पहले 20 और -10 थे, अब आप इन दोनों को जोड़ा जोड़ा तो ये कितना आ गया 10, 2 का भाग दिया, एवरेज लिया तो 5 आ गया। अब इनके ऊपर चार्ज कितना हो गया 5 माइक्रो कूलम, और इस पर भी कितना हो गया 5 माइक्रो। ये इसके अंदर मेन कंसेप्ट। इसको एक बार अगेन वापस समझ लो। दोनों को जब टेस्ट कराते हैं तो दोनों के आवेशों को जोड़ा जाता है, दोनों के आवेशों को आपने जोड़ लिया, दोनों को जोड़ा तो 20 और प्लस में आपको ये साइन लेना है, ऐसा नहीं कि आप 10 कर दो, -10 लेना है तो इसका वैल्यू कितना आ गया 10। अब उसका एवरेज लिया तो 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 आ गया। अब इन दोनों को बराबर बांट दो, एक पे भी 5 हो गया, इस पे भी। तो पहले ये कितना था 20 और -10 था, अब ये कितना हो गया 5 5। अब यहाँ पर वापिस इस केस में आप गुलाम के नियम से एफ डैश ले लो, ये तो एफ था, अब यहाँ से एफ डैश ले लो। एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से एफ डैश प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 इंटू के 5 इंटू, ये है प्रोपोर्शनल टू 20 -10। अब इन दोनों का आप रेशियो लोगे, आपका फाइनल आंसर। अब इन दोनों के रेशियो लेते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। रेशियो क्या हो जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा माइनस का 10, जब कितना हो जाएगा एफ डैश, ये हो जाएगा आपके 5, ये तो आप कट कर दो, तो आप कट करोगे तो कितना हो जाएगा, आप 200 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 25, अपन लिख देंगे -8:2। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 200 हो गया, ये 25 हो गया, भले डायरेक्ट काट लो ये 2 से, और ये आपके 4 से, ऐसे भी कर सकते हो। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -8:1, ये इसका फाइनल आंसर होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया हुआ है, लैब स्टूडेंट एग्जाम में भी डायरेक्ट आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की होगी। ये क्वेश्चन आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कहाँ से आ गया, लेकिन ये भी गुलाम के लॉ पर आधारित था। यहाँ पर 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लगे, एक तो चार्ज की प्रॉपर्टी से आ गया कि अपन कंडक्शन से चार्ज कैसे निकालते हैं, वो कंसेप्ट जुड़ गया, बाकी सीधा गुलाम के नियम। तो ये इस तरह से अपन गुलाम के नियम पे अलग अलग तरह के दे रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। कि गुलाम के नियम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। अब एक ही चीज रही है, वो ये रही है कि इसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म भी थोड़ा अपन समझ लेते हैं कैसे करते हैं। गुलाम के नियम का जो वेक्टर फॉर्म है वो भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। वेक्टर फॉर्म, अब इसके लिए क्या है कि सदिश संकेतन के लिए आप थोड़ा वेक्टर का नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपको वेक्टर का नॉलेज नहीं है तो आप वेक्टर फॉर्म नहीं बता पाओगे। लेकिन पहले एज जनरल में बता देता हूँ गुलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो आप पहले गुलाम का फॉर्मूला लिखो, ये एफ बराबर क्या होता है, ए 1 2 अपॉन, ये सिंपली आपने लिख लिया। अब इसका वेक्टर फॉर्म करना है तो यहाँ पर आप सर्च करो तो कौन कौन सी राशि आपको सदिश दिख रही है और कौन कौन सी राशियां अदिश दिख रही है। तो सदिश दिख रही है उसके ऊपर सदिश का ऐसा निशान लगा दो, एफ सदिश है, वेक्टर लगा दिया। के कांस्टेंट है, Q1 Q2 मैंने शुरुआत में बताया था, ये जो दोनों ही है वो दोनों क्या है अदिश राशि है। चार्ज तो क्या अदिश ही है, दूरी भी क्या होती है अदिश होती है। यहाँ पर पे तो कोई आपको वेक्टर का साइन नहीं लगाना है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो दोनों फोर्स लगते हैं, एक चार्ज पहले पे, पहला चार्ज दूसरे पे बल लगाता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, तो अन्योन्य बल है, म्यूचुअल फोर्स है। उस वक्त क्या करना पड़ेगा, अपन को एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश लेना पड़ेगा। तो अपन इसके साथ में एक यूनिट वेक्टर, मतलब ये एक मोटे तौर पे इसका वेक्टर फॉर्म। अब आप इसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करते जाओ, वो आपके वेक्टर की नॉलेज के आधार पर होगा। इतना तो आपको समझ में आना चाहिए। अब जो मैंने एक कैप लगाया इसको क्या बोलते हैं, इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। या तो पता नहीं है तो कुछ होगा। आर कैप वैल्यू क्या होती है, सदिश बटा इसका परिमाण, ये भी एक फॉर्मूला। सदिश बटा वेक्टर बना मैग्नीट्यूड अपॉन वेक्टर, ये आपको लर्न करना है। और इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर जैसे आप रखोगे, इसका नया फॉर्म क्या हो जाएगा, ए Q1 Q2, और यहाँ पर आर कैप की जगह ये वेक्टर आ जाएगा। इससे आपका एक आर स्क्वायर है, एक आर और आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ए Q1 Q2 वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। ये इसका क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया। इससे ज्यादा आपको कोई नहीं पूछने वाला, आपके लेवल में इतना बहुत है कैसे वेक्टर से इसको कन्वर्ट करते हैं। कभी आपको कोई पूछ ले कि गुलाम के नियम का वेक्टर प्रेजेंटेशन क्या है, तो आप इस तरह से करोगे। अब आपके पास में दो अलग अलग फोर्स है, F12 या F21। F12 का मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि F1 का मतलब पहले पे दूसरे द्वारा लगाएगा बोल,
तो आपको F12 निकाला तो हर जगह 1 2 1 2 करते 2 पेंदे में F12 आ जाए। आपको F21 निकालना तो आपको हर जगह F21 2 1 2 1 करते, ऐसे कैलकुलेशन आगे बढ़ते रहो। यहाँ तक ये सदिश संकेतन भी इसका कूलाम के नियम का। कुल मिला के आपके कूलाम का नियम जो है लेविस्टन के लेवल से बहुत अच्छे लेवल का मैंने आपको करा दिया है। तो आप अच्छी तरह से क्लियर कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इस पे आपको एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेंगे। स्थिर विद्युत के एग्जाम 2 3 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। गुलाम के लॉ का तो पर्सन 100% तय है। एक बार मैं इसको वापस रिपीट कर देता हूँ कि आपने क्या पढ़ा, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ कि शुरू से वापस आपको बता रहा हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया। एक बार मैं इसको रिवाइज कर लेता हूँ ध्यान से। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि गुलाम का जो नियम है वो हमको आवेशों के या की इंटरेक्शंस की जानकारी देता है और ये हमें विद्युत बल को ही परिभाषित करता है। इसका प्रायोगिक सत्यापन किसने किया था? तो इसका प्रायोगिक किसने किया था कूलाम ने किया था और उन्होंने तो हेनरी कैवेंडिश ने गुरुत्वाकर्षण के नियम का सत्यापन किया था, उसी तरह से किया था मरोड़ी तुला के साथ। और आप यहाँ पर ये प्रश्न बनता है इसकी जो राशि आवेश वो मैकेनिक्स में m के बराबर है, तो ये दोनों लॉ एक दूसरे के एनालॉग। फिर मैंने इसका स्टेटमेंट आपको रिपीट कर रहा हूँ, कभी आपको स्टेटमेंट भी पूछ ले हम इसका स्टेटमेंट आपको ये देना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसकी जो डायरेक्शन होती है लाइन लाइन जॉइनिंग या डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्ज। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो आवेशों के दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उसकी दिशा दोनों आवेशों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यह आपका कूलाम का नियम है। इसकी दिशा कभी भी लंबवत नहीं होती, ये मेन की पॉइंट आपको कूलाम फॉर्मूला बराबर के क्यू आर स्क्वायर था। इसकी लिमिटेशंस थी 1 फर्मी तक ही लगता है कूलाम का नियम लगता है और ये हमेशा स्थिर आवेशों के लिए लगता है, बिंदुवत आवेशों के लिए। समानता के अंदर अपन ये बताया कि ये दोनों ही जो है आपके गुरुत्वाकर्षण ये दोनों जो है व्युत्क्रम वर्ग का नियम पालन करते हैं। गाउस के नियम अपन आगे पढ़ेंगे और बताएंगे गाउस के नियम क्या होती है उसका, ठीक है। दोनों पे न्यूटन का तीसरा नियम लगता है। दोनों जो है वो सेंट्रल फोर्स है, दोनों ही कंजर्वेटिव है। सारे तरह के कंजर्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल है, चाहे वो संवेग का हो, चाहे कौन संवेग का हो, चाहे यांत्रिक ऊर्जा का हो, सारे के सारे यहाँ पर एप्लीकेबल हैं। ये आपको इसमें लिमिट 1 फर्मी तक है अपने आसपास की आवेशों की कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये कूलाम के नियम से माध्यम की उपस्थिति में घट जाता है। मेटल के लिए एप्सिलॉन आर का मान सारा मैंने आपको बताया, कैसे इसको लर्न करना। फिर इसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा आपका विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के बाद अपन पढ़ेंगे विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाओं के बाद में अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर का जो अंतिम है गाउस का नियम और उसके ताकि आपका ये खत्म होगा। तो 1 बाय 1 अपन चलते जा रहे हैं और इन चीज़ों को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह से आप इनको लर्न करें, समझें, फॉर्मूला याद करो। और फिजिक्स के अंदर क्या होता है कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है हमेशा। ऐसा नहीं होता है कि आप आगे पढ़ते जाओ पिछला भूलता जाओ। तो मैं आगे के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी समरी आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रेश तरीके से अच्छे से नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो थोड़ा उसको 5 मिनट में डिस्कस कर लेता हूँ कि अपन विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं और जो आपका गाउस का नियम उसमें क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में बता दें। अगला मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र का सिंबल होगा कैपिटल ई और वो क्या चीज होती है परिभाषा हमेशा ध्यान रखें फिजिक्स के अंदर। डेफिनेशन में फॉर्मूला, डायमेंशंस और आपको उसका यूनिट क्लियर होना चाहिए। ये बहुत बेसिक है। जैसे केमिस्ट्री में आईयूपीएसी होता है वैसे यहाँ पर ये फिजिक्स बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको मैंने जो स्टार्टिंग में आवेश की बीमा बताई थी वो आपको पता होनी चाहिए कि आवेश की बीमा कैसे निकालते हैं। उससे अपन ई की बीमा भी मैं सारी बात करूंगा इसकी बीमा की सब कुछ चीज अपन देखें। पहले मैं विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कर देता हूं। विद्युत क्षेत्र क्या है कि भाई किसी भी आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल है। या अपन ये कहेंगे कि भाई विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश के द्वारा अनुभव किया गया बल आपका विद्युत क्षेत्र और इसको ई से डिनोट किया जाता है। इसकी भी दिशा होती है। अगर धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर होती है, ऋणावेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश की तरफ होती है। ये चीज आप लर्न करोगे। नेक्स्ट मैं आपका ये चैप्टर में स्टार्ट करूंगा विद्युत क्षेत्र। आप घर से एक बार हो सके तो पढ़ के आना। विद्युत क्षेत्र टाइप विद्युत कितने प्रकार के होते हैं, उनके रिलेटेड फॉर्मूलाज सारा पढ़ेंगे।
विद्युत बल रेखाओं का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उस लक्ष्य आएगा, लक्ष्य से अपन गाउस का नियम, फिर उसके टेस्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर जाके ये आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। तब तक के लिए सबको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने लर्न किया, समझा और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए